जय हिंद। आज क्लास 10th का हिस्ट्री का जो यूरोप में राष्ट्रवाद है उस चैप्टर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इटली का एकीकरण। इस इटली के एकीकरण के बारे में आज हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे, एक कहानी की तरह इस चीजों को समझाएंगे। अगर आपने एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लिया, मेरी ये दावा है कि आपको पूरी तरह से ये कहानी समझ में आ जाएगी। बहुत ही आसान वे में आपको आज पूरी की पूरी इटली का एकीकरण की शुरू से लेकर अंत तक की कहानी को हम लोग समझेंगे। तो थोड़ी अच्छे से आप चीजों को सुनने का प्रयास कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। इटली का एकीकरण। इटली के एकीकरण करने के लिए सबसे जो पहले आए, जिनका नाम था मेजनी। इटली के एकीकरण करने का सबसे पहला जो प्रयास है वो मेजनी ने किया। इससे पहले आपको हम बता दें कि एकीकरण क्या होता है। एकीकरण का अर्थ होता है कि दो या दो से अधिक छोटे छोटे राज्यों को या देशों को आपस में मिलाकर एक कर देना ही एकीकरण कहलाता है। इस एकीकरण करने के लिए कई सारी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर अलग अलग राज्य है तो उस राज्य की सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्था अलग अलग होती है और उस व्यवस्था के माध्यम से उसे एक बनाना, एक राज्य बनाना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। उसी प्रकार जो इटली है, यहाँ पर भी कई सारे छोटे बड़े ऐसे राज्य हुआ करते थे और उन सभी राज्यों को एक करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती को स्वीकार करने के लिए सबसे पहले जो आए मेजनी थे। ये एक गणतांत्रिक, साहित्यकार और एक योग्य सेनापति भी थे, लेकिन इन्हें वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों की उतनी बेहतर ज्ञान नहीं थी, इसलिए बार बार असफल हो जा रहे थे। इन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए 1831 ईस्वी में यंग इटली नामक संस्था का ये गठन करते हैं और 1834 ईस्वी में यंग यूरोप नामक संस्था का गठन करते हैं। और ये दोनों संस्था के गठन करने से वहां पे एक नई क्रांति लाते हैं और आगे चलकर ये कई सारे आंदोलन भी किए, लेकिन अंततः इनके आंदोलन को ऑस्ट्रिया के द्वारा दबा दिया गया, क्योंकि इटली के सबसे बड़े अगर कोई बाधा था तो वो ऑस्ट्रिया था, जिससे इटली को हमेशा वो दबा दे रहा था। इस प्रारूप में मेजनी ने इटली का सही तरीके से एकीकरण नहीं कर पाए, तो 1861 ईस्वी के बाद इटली के एकीकरण करने के लिए एक नए वहां के शासक बने। वहां एक बड़ा सा क्षेत्र पिडमाउंट है, उस पिडमाउंट के एक नए शासक बने जिनका नाम है विक्टर इमैनुअल। एक नए शासक रूप में आए विक्टर इमैनुअल, और विक्टर इमैनुअल वहां के शासक बने और इन्होंने इटली के एकीकरण करने के लिए वहां पे एक पीएम को बनाया, वहां का प्रधानमंत्री बनाया, जिसका नाम था काउंट काबूर। इन्होंने काउंट काबूर को वहां का प्रधानमंत्री बनाया। काउंट काबूर एक अच्छे कूटनीतिज्ञ, एक अच्छे योग्य सेनापति, एकदम बहुत ही कह सकते हैं एक बुद्धिमान, एक बहुत ही चालाक व्यक्ति थे, जो हर तरह से हर परिस्थितियों को उनको ज्ञान था, किस परिस्थिति से कैसे लड़नी है, इन सभी ज्ञानों को बेहतर समझ रखते थे। और इन्होंने काउंट काबूर ने इटली का एकीकरण करने का प्रयास किया। देखते हैं इन्होंने क्या क्या किया वहां। काउंट काबूर इटली के एकीकरण करने के लिए सबसे बड़ी जो बाधा मानते थे वो ऑस्ट्रिया को मानते थे कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा है वो ऑस्ट्रिया है। और ये भी जानते थे कि अगर ऑस्ट्रिया यहां से हट जाए तो हम इसका एकीकरण कर सकते हैं। लेकिन काउंट काबूर के पास एक समस्या थी। समस्या ये थी कि काउंट काबूर जो उनकी सेना थी वो उतने शक्तिशाली नहीं थी कि वो अकेले ऑस्ट्रिया से लड़ सके। इसलिए सबसे बड़ी ये बाधा समझते थे ऑस्ट्रिया। ये सोचते थे कि कोई आए ऐसा जो ऑस्ट्रिया के साथ लड़े, उसे कमजोर कर दे, उसके बाद हम इसका एकीकरण कर लेंगे। और जो सोचते थे वैसा ही हुआ। 1853 से 1854 के बीच में 1853 से 1854 के बीच में फ्रांस के साथ और इंग्लैंड के साथ, फ्रांस और इंग्लैंड के साथ एक युद्ध होता है जिसे क्रीमिया का युद्ध कहा गया। और इस क्रीमिया के युद्ध में जो काउंट काबूर है, इन्होंने अपनी सेना फ्रांस को दे दी, जो कि इस सेना का डिमांड फ्रांस नहीं किया था।
यानी जो फ्रांस है वो इनसे यानी काउंट काबूर से सेना नहीं मांगा था, उनके बिना कहे भी इन्होंने अपनी सेना दे दी, अपनी कूटनीतिज्ञता को लगाया। इन्होंने ये सोचा कि अगर हम आज फ्रांस को अपनी सेना दे रहे हैं, अगर फ्रांस कहीं यहाँ से जीत गया तो हमारी मदद जरूर करेगा। और जैसा वो सोच रहे थे वैसा ही हुआ क्या कि इस लड़ाई को 1853 से 54 में फ्रांस ने जीत लिया। और जब फ्रांस ने इस लड़ाई को जीत लिया तो जैसे उन्होंने देखा कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जिन्होंने हमारा मदद किया है बिना कहे, और उसने जब संधि हुई पेरिस, फ्रांस राजधानी पेरिस में एक संधि हुई, और इस संधि में ऑस्ट्रिया को भी बुलाया गया और पिडमाउंट को भी बुलाया गया। यहाँ के शासक काउंट काबूर को भी बुलाया गया। काउंट काबूर के लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि एक बड़े से फ्रांस, बड़े से साम्राज्य के शासक एक छोटे से साम्राज्य के शासक को वहां इन्वाइट किए थे। महत्ता बढ़ गई थी पिडमाउंट की, और जो सोच रहे थे पिडमाउंट वही हुआ। यानी कि इस संधि के तहत जो संधि हो रही थी, इस संधि में जो फ्रांस है इसने ऑस्ट्रिया को धमकी दी, ऑस्ट्रिया को अप्रत्यक्ष रूप से धमकी दी कि तुम पिडमाउंट के साथ अब ऐसा नहीं करोगे, अगर तुम ऐसा करोगे तो फिर हम तुमको नहीं छोड़ने वाले हैं, यानी उसे युद्ध की धमकी दे दी। और इस बात का फायदा पिडमाउंट को हुआ, क्योंकि जो फ्रांस है उस फ्रांस ने पिडमाउंट को अपनी सैन्य शक्ति देने का वादा कर दिया कि अगर तुम ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध करते हो तो मैं अपनी सैन्य शक्ति भी तुमको दे दूंगा। इसके बदले हुआ क्या कि जो काउंट काबूर है उन्होंने एक अपने आप से किया क्या कि जो दो क्षेत्र है पिडमाउंट का, निस और सिवाय, ये दो क्षेत्र जिसमें हमेशा फ्रांस कब्जा करना चाहता था, और उस क्षेत्र को जो काउंट काबूर है इन्होंने देने का वादा कर दिया, फ्रांस को देने का वादा कर दिया। और उस फ्रांस ने पिडमाउंट को अपनी सैन्य शक्ति देने का वादा कर दिया। ये दोनों के बीच में संधि हो गई। इसी बीच हुआ क्या कि ऑस्ट्रिया प्लस में पिडमाउंट, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट इन दोनों के बीच में, ऑस्ट्रिया और पिडमाउंट इन दोनों के बीच में जब सीमा विवाद को लेकर युद्ध होता है, सीमा विवाद का संघर्ष होता है, और उस संघर्ष में जैसा वादा किया गया था वैसा फ्रांस ने अपनी सेना दे दिया पिडमाउंट को। जब फ्रांस ने अपनी सेना पिडमाउंट को दे दिया तो पिडमाउंट है वो फ्रांस की सेना की मदद से और खुद की सेना की मदद से ऑस्ट्रिया को हरा दिया, युद्ध में बुरी तरह से ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और ऑस्ट्रिया के दो बड़े क्षेत्र थे, एक क्षेत्र था वेनेडिया, एक पहला कौन सा क्षेत्र था, लोम्बार्डी, पहला क्षेत्र था लोम्बार्डी। उस लोम्बार्डी पे कब्जा कर लिया पिडमाउंट का लोम्बार्डी पे कब्जा हो गया। जो इसका क्षेत्र लोम्बार्डी था, इस लोम्बार्डी पे इसका कब्जा हो गया पिडमाउंट का। इसके बाद ये जो फिर इसने किया वहां पे हमला, और इसका एक और क्षेत्र था वेनेसिया, इस क्षेत्र पर भी पिडमाउंट ने वहां पे कब्जा कर लिया। जैसे ही पिडमाउंट ने इस क्षेत्र पे कब्जा किया, जो फ्रांस के शासक जार निकोलस तृतीय थे जो इसका साथ दे रहे थे, उन्होंने क्या किया, जार निकोलस द्वितीय जो इसका साथ दे रहे थे, नेपोलियन तृतीय थे जो इसका साथ दे रहे थे, उन्होंने क्या किया कि अब उनको ऐसी डर लगने लगी कि जो हम ये पिडमाउंट को अपनी सेना दे रहे हैं, ये सब कुछ जीतते जा रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमको भी जीत ले। इस डर से इस वेनेसिया को जीतने से पहले जीत लिया था, इसी समय इन्होंने अपनी सेना क्या कर ली, बुला ली। यानी जो फ्रांस है उसने बोला कि हमारी सेना क्या करो, वापस करो, अब लड़ाई वड़ाई करनी नहीं है। और फ्रांस ने ऑस्ट्रिया की और पिडमाउंट की दोनों की संधि कराई। उस संधि के तहत फ्रांस ने यह कहा कि जो पिडमाउंट है इसको लोम्बार्डी को रख दिया जाए, जो वेनेसिया है इसको पुनः ऑस्ट्रिया को दे दिया जाए, जो वेनेसिया है इसको पुनः ऑस्ट्रिया को दे दिया जाए। ऐसा फ्रांस के लिए सही ना हो, ऐसा पिडमाउंट के लिए सही नहीं था क्योंकि इसको जीता था, लेकिन जो फ्रांस थे वो अपने लालच के लिए बोल रहे थे कि इसको दे दिए, मतलब कि फ्रांस ये चाह रहे थे कि हम दोनों तरफ से दोस्ती अपनी बनाए रखें, यानी कि इधर ऑस्ट्रिया से भी हमारी दोस्ती बनी रहे और इधर पिडमाउंट से भी हमारी दोस्ती बनी रहे। फ्रांस यही चाह रहा था। हुआ क्या कि काउंट काबूर भी बहुत अच्छे कूटनीतिज्ञ थे, उन्होंने भी एक अपनी कूटनीतिज्ञता लगाया और उन्होंने फ्रांस को बोला कि आपको जो क्षेत्र चाहिए वो क्षेत्र भी आपको हम देंगे, और यहाँ तक कि आप जो क्षेत्र हम जीतेंगे उस क्षेत्र को भी आपको दे देंगे, बशर्ते एक शर्त है कि आपको इस युद्ध में तटस्थ बने रहना है, आपको युद्ध में तटस्थ रहना है
और इस तटस्थ रहिएगा तो आपको हम सब क्षेत्र दे देंगे, आपको युद्ध नहीं करनी है। और इस संधि के तहत उन्होंने ये बोला कि सिवाय जो नीचे वो भी आपको देंगे और जो राज्य जीतेंगे उसमें भी आपको देंगे, बशर्ते वहां जंगल संग्रह कराना पड़ेगा। फ्रांस भी इस बात को मान गया कि हमें बैठे रहने से अगर राज्य मिल जाता है तो क्या दिक्कत है युद्ध करने का। फ्रांस भी युद्ध नहीं किया और इसका फायदा उठाते हुए जो काउंट काबूर है वो वेनेशिया, लोम्बार्डी और भी जो क्षेत्र थे वो ऑस्ट्रिया पे हमला करके ऑस्ट्रिया की सभी क्षेत्रों को जीत लिया और यहाँ तक इसे बुरी तरह से हरा दिया इस वेनेशिया के केस में फंसाकर। यानी जो वेनेशिया क्षेत्र पड़ता था जिसपे ऑस्ट्रिया का अधिकार था, इस वेनेशिया के लोगों को काउंट काबूर ने पहले इन लोगों को इसी के खिलाफ कर दिया, ऑस्ट्रिया के खिलाफ कर दिया कि ये हमने तुमको जीता है, ये तुम्हारा साथ नहीं दे सकते, तुम हमारे साथ आ जाओ। और जो वेनेशिया वाले हैं ये ऑस्ट्रिया के विरोध करने लगे। ऑस्ट्रिया से लोग सोच रहे थे कि वेनेशिया जाए इसको बचाने के लिए, लेकिन वेनेशिया जाने के लिए पहले पिडमॉन्ट से होकर गुजरना पड़ता था और पिडमॉन्ट उन्होंने बीच रास्ते में उनके सैनिकों को रोक दिया, यानी यहाँ पर भी नहीं जाने दिया। और इस तरह से चक्रव्यूह में फंसाकर पूरी तरह से जो पिडमॉन्ट है उसने ऑस्ट्रिया को हरा दिया। और ऑस्ट्रिया को हराने के बाद जो भी वहां उत्तर और मध्य वाले इटली का क्षेत्र था उन सारे क्षेत्रों का उसने एकीकरण कर दिया। तो इस तरह से ऑस्ट्रिया की आधी जो एकीकरण है, इटली की जो आधी एकीकरण है वो पूरी हो गई। अब इसके बाद जो बची हुई थी उसको एकीकरण करने के लिए अगले जो आते हैं उत्तर वाले क्षेत्र में वो आते हैं गैरीबाल्डी। गैरीबाल्डी, इनकी कहानी हम आपको अगले एपिसोड में पढ़ाएंगे कि गैरीबाल्डी कौन थे और उन्होंने जो बचा हुआ क्षेत्र था उसको कैसे एकीकरण किया। आज के लिए धन्यवाद। कैसा लगा वीडियो आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइए।